नमस्कार, देवभूमि के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे टिहरी से। बड़ी खबर है जहां NH 707A पर मसूरी कैंपटी राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। मसूरी कैंपटी राजमार्ग पर मलबा हटाने का फिलहाल मौके पर काम किया जा रहा है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के चलते यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया है। प्रशासन ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। यात्रा से पहले निर्देशों का पालन करने की भी अपील प्रशासन की ओर से की गई है। मौके पर फिलहाल मलबा हटाने का काम किया जा रहा है ताकि यात्रा को फिर से सुचारू किया जा सके, क्योंकि कई वाहन यहां पर फंसे हुए हैं। NH 707A पर मलबा आ जाने से ये रास्ता अवरुद्ध हो गया है। फिलहाल मसूरी कैंपटी राजमार्ग पर मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से यातायात बाधित हुआ है। वहीं प्रशासन की ओर से भी यात्रियों को कहा जा रहा है कि वो धैर्य बनाकर रखें। तो लगातार हो रही भूस्खलन की घटनाओं के चलते स्थितियां बिगड़ रही हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं। ऐसे में लोगों से ये अपील की जा रही कि अनावश्यक यात्रा से बचें। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है और यहां पर कई लोग फंसे हुए हैं। हालांकि मौके पर अब इस मलबे को हटाने के लिए काम किया जा रहा है, यानी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रूट को सुचारू कर लिया जाए ताकि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें असुविधा ना हो। लेकिन इसमें वक्त लग सकता है, इसलिए प्रशासन ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की भी अपील की है। वहीं देहरादून में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। आपको बता दें कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान नाम हटाए जाने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। SIR की आड़ में पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। तो वहीं गोदियाल ने इसे महज एक गलती नहीं बल्कि जानबूझकर की जा रही बदमाशी बताया। आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए वोटर लिस्ट को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम हटाए जाने पर कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। SIR की प्रक्रिया को लेकर सवाल कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे हैं। पात्र मतदाताओं के नाम अगर हटाए जाएंगे तो कांग्रेस इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। ये प्रदेश कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है। 2027 में चुनाव है, उससे पहले SIR को लेकर तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ गलतियां नहीं है, ये बदमाशियां हैं। गलतियां वो होती हैं जो अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन ये जो सामने आ रहा है ये बदमाशियां हैं। अभी हरिद्वार से कुछ ऐसे मामले भी सामने आए कि वहां के वर्तमान विधायक के नाम को काटने की सिफारिश जिस व्यक्ति ने की कि मतदाता सूची से ये नाम हटाया जाए, जब उस व्यक्ति को अप्रोच किया गया तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई सिफारिश की नहीं है, कोई फॉर्म मैंने भरा नहीं है, और एफिडेविट ला के दिया कि मैं ये एफिडेविट प्रस्तुत करता हूं कि ये नाम काटने की सिफारिश मैंने नहीं की। ऐसे हरिद्वार में कई लोग जिनके नाम से जिनके नाम को डिडक्टर बनाकर ये काटने की सिफारिश कर रहा है, 50, 100, 150 नामों की सिफारिश कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों ने एफिडेविट लाकर दिए हैं कि हमने किसी के नाम को काटने की सिफारिश। देहरादून में भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर संयुक्त कार्य समूह यानी JWG की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। बता दें कि 20 और 21 अगस्त को ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा, प्रभावी प्रबंधन और सीमा से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विस्तार से मंथन हो रहा है। बैठक में भारत और नेपाल के वरिष्ठ अधिकारी सीमा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने, आपसी समन्वय को बढ़ाने और सीमा प्रबंधन को ज्यादा प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। भारत नेपाल सीमा सुरक्षा को लेकर हाई लेवल ये मंथन हो रहा है। 2 दिवसीय बैठक का आयोजन हुआ है। JWG की ये बैठक शुरू हो गई है देहरादून में। तो बुनियादी ढांचे को मजबूत करने को लेकर इस बैठक में विस्तार से चर्चा हो रही है, मंथन किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा को लेकर, आपसी समन्वय को बढ़ाने को लेकर बातचीत हो रही है। हाई लेवल मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। 2 दिन तक ये बैठक चलेगी।
सितारगंज से खबर, जहां 12 वफात को लेकर सर्वधर्म के लोग तहसील पहुंचे और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की उन्होंने बात कही। व्यापारियों और धार्मिक कमेटियों के लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। पुरानी परंपराओं के मुताबिक आयोजन कराने की मांग की है। लोगों ने कहा कि सितारगंज की गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा कायम रहना चाहिए। 26 तारीख को 12 वफात का त्यौहार आ रहा है, उसमें रोशनी और ये जगह जगह जलसे वगैरह का आयोजन किए जाते हैं। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कि हमने परमिशन मांगी है कि जो आज तक शुरू से प्रथा चलती आ रही है उस प्रथा को चलने दिया जाए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना डाला जाए। तो इस सिलसिले में हमने तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन दिया है कि साहब जो काम हम लोगों के सभी वर्गों के सभी समाज के लोगों का प्रोग्राम जो चलते हैं, कहीं जागरण होता है, रोड पे होता है, मंदिर में जगह नहीं मिल पाती है, या अब जलसा होना है उसके लिए मस्जिद में इतनी जगह नहीं है, ईदगाह बहुत दूर पड़ जाता है, तो वो बीच रोड पे ये होता आया है आज तक, तो वहीं पे वो होगा। इस सिलसिले में हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया। पहला जो ज्ञापन दिया गया है वो 12वीं शरीफ के लिए दिया गया है। जो कल अमन कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, तो इंस्पेक्टर साहब ने उसमें बोला था कि इसमें रोड पे कोई भी कार्य करने की परमिशन ना दी जाएगी। तो उस उपलक्ष्य में व्यापार मंडल के अध्यक्ष सोनू भाई और दीपेंद्र सिंगल जी और तमाम कार्यकर्ता और समाज सेवी लोग आके एसडीएम साहब को इस चीज़ के लिए ज्ञापन दिया गया कि जो काम पिछले जब से सितारगंज विकसित हुआ है तब से जो चीज़ें चली आ रही हैं सामाजिक और धार्मिक, और वो सारे धर्मों की यहाँ सुकून से, अगर किसी भी धर्म का कोई काम हो रहा है, अगर जो भी व्यवस्था की वजह से अगर कहीं रूटों पे भी आना पड़ रहा है, तो किसी भी मजहब के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। हमने 2 प्रकार के ज्ञापन दिया हमारे कमेटी के द्वारा। पहला ज्ञापन तो ये था कि जो हमारा ईद उल नबी जो हमारा जलसा हुआ, ये हमारे रमपुरा मस्जिद में होता है, ये हमारा जामा मस्जिद में होता है। ये आज से नहीं, ये 50 बार भाती चलता हुआ है। ये हम चाहते हैं कि जैसा उसका हमने कल मना कर दिया कि हम कोई परमिशन नहीं देंगे किसी भी जलसे की या किसी भी जागरण की या किसी भी शबीर लगाने की। तो ये हमारे सर समाज के कहने की गलत है, तो जो कि सब ये गलत भी है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। सितारगंज शहर हमेशा प्यार मोहब्बत का गुलदस्ता बनता है, भाईचारे के मिसाल में बना है। तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि ऐसा कोई काम रोका गया हो। तो हमने एजेंट साहब को ज्ञापन दिया। पहले तो ये ज्ञापन था कि इनमें हमें परमिशन दी जाए, कोई गलता होने दी। खबर चंपावत से है, जहां सीमांत, सुल्ला और पासम गांव की छात्राओं को बड़ी राहत मिली है। अब छात्राओं को 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल नहीं जाना होगा। विद्या वाहिनी योजना के तहत 2 स्कूल वाहनों की व्यवस्था यहां पर की गई है। वाहन शुरू होने पर छात्राओं और अभिभावकों ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी का धन्यवाद भी किया है। पासम गांव क्षेत्र से रौसाल विद्यालय में आती हूँ और माननीय पुष्कर सिंह धामी से और जिला प्रशासन से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे लिए गाड़ी की व्यवस्था यहाँ हो चुकी है और हमारे भविष्य के लिए भी गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए और जरूर होगी। और हम अब हमारे घर वालों को पूरा भरोसा भी है और हमारे ड्राइवर भी हमारे गांव के हैं और हमारे घर वालों को भरोसा है कि हमारे बच्चे सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। और हम पहले बहुत लेट पहुंचते थे क्योंकि गाड़ी की व्यवस्था नहीं होती थी और एक पीरियड हमारा छूट जाता था, हमारी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती थी। तो अब गाड़ी की व्यवस्था होने से हमारी पढ़ाई भी पूरी अच्छी तरह हो पाती है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि त्रिलोक सिंह। मैं सर्वप्रथम माननीय डीएम सर और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि जो उन्होंने ये हमारी एक छोटी सी पहल थी कि हमारे बच्चों के लिए सुल्ला पासम से गाड़ी की सुविधा होकर के आज विद्या वाहिनी की सुविधा की है। इसके लिए मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं इसमें धन्यवाद उन लोगों का भी करता हूं जिन लोगों ने हमें बैक सपोर्ट किया, जैसे हमारे माननीय सतीश पांडे जी और जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी जी और हमारे बड़े भाई मोहित पाठक जी। इन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट दिया, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं माननीय डीएम सर से फिर एक बार अनुरोध करता हूं कि महोदय हमारे यहाँ कुछ लड़कों के लिए जो है तो रह गए हैं, इस गाड़ी से वंचित रह गए हैं, उनके लिए भी जो है तो इसमें जोड़ा जाए, गाड़ियों को जोड़ा जाए और अधिक से अधिक बच्चों को लाभ दिया जाए। इसका सुल्ला गांव से रौसाल क्षेत्र में स्कूल आती हूँ। मैं माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी और जिला प्रशासक डीएम साहब से निवेदन करती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमारे यहाँ गाड़ी की सुविधा की, जिससे हमारी पढ़ाई में रुकावट नहीं आएगी और हम टाइम पर स्कूल पहुंच सकते हैं, हमारे घर वालों का विश्वास बढ़ सकता है। ऐसे ये सुविधा भविष्य के लिए बनी रहे।
ये बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारा जो है सुल्ला और ग्राम पंचायत सुल्ला और पासम के लिए वाहन की व्यवस्था की गई है। हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा हमारी वाहन की व्यवस्था की गई। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और जिला अधिकारी महोदय जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ में हमारे सतीश पांडे जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारे मोहितदा हैं उनका भी धन्यवाद कहना चाहूँगा और हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमान आनंद सिंह अधिकारी जी का भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। और हमारा जो है कि बच्चों के लिए बहुत ही ये हर्ष का विषय है। मैं सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहूँगा और हमारे ब्लॉक प्रमुख श्री महेंद्र जी ढेग जी का भी धन्यवाद। वहीं लोहाघाट में कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र संगठन का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि एनएसयूआई ने कॉलेज अध्यक्ष आयुष गोस्वामी के नेतृत्व में धरना शुरू किया और एबीवीपी ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक ढेग के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है। तो वहीं एनएसयूआई के कॉलेज अध्यक्ष आयुष गोस्वामी ने जानकारी देते हुए कहा कि जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय में हिस्ट्री समेत कई विषयों में एमए की शिक्षा उपलब्ध नहीं है और शिक्षकों की भारी कमी है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो एनएसयूआई का यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। इसके अलावा एबीवीपी छात्र नेताओं ने कहा कि कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रों की मार्कशीट को ठीक करने, महाविद्यालय की लैब में बेहतर उपकरण देने और कई समस्याओं के समाधान की मांग हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं हुआ। फर्स्ट 2 दिन में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा सभी छात्रों ने, लेकिन उसके बाद भी सभी छात्र डटे हुए हैं। हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं, 5 प्रमुख मांगे हैं। जो हमारे खिलाड़ी यहाँ से खेलने के लिए जाते हैं उनको जो टीएडीए में उसमें वृद्धि की जाए और जो विज्ञान की प्रयोगशाला में है वो उपकरण जो है जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएँ सभी विद्यार्थियों को और बस पास की सुविधा और अन्य कई मांगे हैं। इस तरह की हमारी 5 मांगे हैं। तो ये आंदोलन जो चल रहा है, एक तरफ एनएसयूआई बैठी है, एक तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बैठी है। तो मैं जितने भी छात्र हैं इस सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, तो उन छात्रों से कहना चाहूँगा कि ये कोई ना कोई एनएसयूआई ना कोई एबीवी का है। ये आंदोलन जो चल रहा है वो आपके अधिकारों के लिए चल रहा है, आपके हकों के लिए चल रहा है। पिछले 2 दिनों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फर्स्ट दिन बहुत तेज़ बारिश थी, ना हमारे पास पंडाल था ना कोई टेंट था, तो हमने ऐसे ही रात गुजारी यहाँ। कल थोड़ी व्यवस्था हुई, उसके बाद से हम यहाँ सभी छात्र डटे हुए हैं। रात को दिन में हमेशा हम खड़े हैं। हम यही कहना चाहते हैं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है हम ऐसे यहाँ खड़े रहेंगे, जब तक सारी मांगें पूरी होती है। ऐसा नहीं कि आप 1-2 मांगें पूरी कर देंगे या हमको भ्रम में रखेंगे कि हम आज करेंगे कल करेंगे, तो हम ऐसे नहीं जाने वाले। जब तक आप पूरी मांगें सारी पूरी नहीं होती तब तक हम यहीं रहेंगे। और अगर यदि जल्दी से जल्दी ये सब पूरा नहीं हो, हमारी मांगें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो हम आमरण अनशन में भी बैठेंगे और जितने भी हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है उन सबका प्रयोग। ऐसा कि आज हमारा तीसरा दिन है, हम लोग बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन हमारा शुरू हो चुका है। हम लोग रात दिन बैठ रहे हैं। खैर अभी तो बच्चों की तरफ से हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बच्चे हमें सहयोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज करके बार बार हमारा हालचाल पूछे। अब बच्चे भी इस चीज़ को समझने लगे कि ये जो हमारी समस्या हैं कॉलेज के अंदर एमए की बढ़ोतरी या एमए के सब्जेक्ट की बढ़ोतरी या डबल एमए की, या फिर हम जो कह रहे हैं कि जो मॉडल फिजिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी इनका होना, और उसके अलावा कॉलेज के अंदर अन्य चीज़ें जिसकी हम भी मांग कर रहे हैं, टीएडीए या बस पास के जो भी हम कह रहे हैं उनको, या फिर जैसा भी आंदोलन चल रहा है, तो बच्चे उसको चीज़ को समझ रहे हैं। और हमें अच्छा भी लग रहा है कि बच्चे धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बच्चों का समर्थन बढ़ता जा रहा है। हमारी तरफ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि भैया हम क्या कर सकते हैं, कई के बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। इससे अच्छा रिस्पॉन्स है अभी सबका, और हमें लगता है कि शायद हमारी आवाज़ धीरे धीरे सबके कानों तक पहुँचेगी। आज हमारा आंदोलन का 3 दिवस है। इसे हम 3 दिन से रात और दिन का हमारा आंदोलन चल रहा है। उस पर हमारे जो छात्रों की मांग है जब तक वो पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम यहीं पर डटे रहेंगे, चाहे यहाँ पर को बारिश आए कुछ है। 2 दिन से निरंतर बारिश आ रही है शाम को, रात को मतलब, तो हम यहाँ पर को भीग रहे, कुछ हो रहा पर हम मैनेज कर ले रहे हैं। तो हम जैसे जो महाविद्यालय के छात्राएँ हैं वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पर को, देख रहे हैं कि दादा लोग बैठे हैं यहाँ पर धरने में, तो हमारे लिए बैठ रखे हैं, तो मतलब वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं विश्वविद्यालय से बोलना चाहूँगा कि हमारी मांगें जल्दी पूरी की जाएँ, नहीं तो हम उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और ऐसे ही निरंतर जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम मेरे को बैठे रहेंगे धरने पे। अब खबर नैनीताल से है, जहां लोअर मॉल रोड के पुनर्निर्माण को लेकर, यातायात व्यवस्था को लेकर और शहर की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर मां नैना देवी नैनीताल व्यापार मंडल की ओर से 5 दिवसीय धरना बुधवार को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि व्यापार मंडल ने प्रशासन को 14 दिन का वक्त देते हुए चेतावनी दी है। तय समय में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो नैनीताल बचाओ जन आंदोलन दोबारा शुरू होगा। वहीं व्यापार मंडल के संस्थापक अध्यक्ष पुनीत टंडन ने जानकारी दी है कि धरने के दौरान लोअर मॉल रोड के निर्माण कार्य में तेजी देखने को मिली है। उनका दावा है कि जहां पहले 6 दिन में 1 पाइलिंग हो रही थी, तो वहीं अब महज 3 दिन में 5 पाइलिंग का काम पूरा किया गया है।
नैनीताल की लड़ाई बहुत लंबी है। मॉल रोड के संबंधित ये लोअर मॉल रोड में जो डिले हो रहा है कार्य में, उससे संबंधित ये लड़ाई थी मूलतः। और उसमें हमने देखा है पहले जो पाइलिंग हो रही थी 6 दिन में एक हो रही थी। अब राजेश पंत जी जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने मुझे अश्योर किया, और हमने भी देखा है कि पाइलिंग और लिखित में भी हमारे पास आया है कि 5 पाइलिंग 3 दिन में करी गई है। तो कंपैरिजन अगर करें तो वास्ट डिफरेंस है। इससे ये भी दिखता है कि कार्य ये 2-2.5-3 महीने के अंदर संपूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हुआ। वो जाँच का विषय है। अब कार्य हमें होता हुआ दिख रहा है। उच्च अधिकारियों ने हमें बोला है कि 10 अक्टूबर तक लिखित में आया हम यातायात के लिए इस रास्ते को खोल देंगे। हमने उनसे कहा है आप इसको 10 नवंबर तक खोलिए। गुणवत्ता में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए हमको। खबर चंपावत से है, जहां लोहाघाट के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आजकल मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बता दें कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में जगह की कमी है और इसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल अस्पताल में सिर्फ 30 बेड की व्यवस्था है। तो वहीं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी ने जानकारी देते हुए कहा कि मरीजों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दूसरे कमरों को खाली करके वार्ड बनाया गया है। इसके साथ ही कहा कि अगर और ज़्यादा मरीज अस्पताल में आते हैं तो उन्हें भर्ती करने के लिए अस्पताल में बेड और वार्ड नहीं है, जिस वजह से उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर करना पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने जिलाधिकारी चंपावत और CMS को भी इस बारे में सूचित कर दिया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और स्थायी जनप्रतिनिधि लंबे समय से कोई संज्ञान नहीं ले रहे। तो काफ़ी भीड़ हो रही, लगभग आज भी 45 से 50 पेशेंट जो है एडमिट है। सर क्या है स्थिति, और जगह हो रही है नहीं हो रही है, क्या समस्या है सर? अभी जिस हिसाब से हमारे यहाँ बेड है, वैसे तो 30 बेडेड हॉस्पिटल है, लेकिन अरेंजमेंट करके हम अभी 45-46% अभी एडमिट है, जिसमें से कि 14 हमारे यहाँ डिलीवरी हैं और कल से अब तक 7 सिज़ेरियन हो चुके हैं और 7 नॉर्मल डिलीवरी हो गई हैं। अभी पूरी तरीके से पैक है हमारा डिलीवरी सिस्टम और डिलीवरी रूम और डिलीवरी वार्ड। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के पेशेंट हैं, जिसमें कि 7 पेशेंट अभी पीडिया के और ऑर्थो के, उसके अलावा आजकल COPD के जो रेस्पी के पेशेंट हैं वो बहुत सारे एडमिट हो रखे, जनरल पेशेंट है। और अभी एक स्नैक हरिद्वार में निषाद पार्टी के राष्ट्र संयोजक प्रवीण निषाद का दौरा रहा। बता दें कि उन्होंने दक्षिण काली मंदिर में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के पास रहकर सावन महीने में चल रहे विशेष अनुष्ठान में हिस्सा लिया, उनका आशीर्वाद लिया। तो वहीं इस दौरान प्रवीण निषाद ने कहा कि स्वामी कैलाशानंद महाराज जिस तरह 22-22 घंटे एक आसन पर बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, वो कठिन तपस्या है, इससे सीखने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी NDA को मजबूत करने के साथ अपने समाज के अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ रही है और सरकार के सामने लगातार अपनी बात भी रख रही है। इसके अलावा युवाओं से अपील की है कि किसी के बहकावे में ना आए और पारदर्शी ढंग से रोजगार देने वाली NDA सरकार पर भरोसा रखें। एकदम निश्चित तौर पर 2027 की रणनीति बन चुकी है हमारी पार्टी की, निषाद पार्टी की, और बड़े मजबूती के साथ हम लोगों ने संकल्प लिया है। और उसी संकल्प की देन है कि 2013 में हम लोगों का संगठन खड़ा हुआ, 2016 में पार्टी रजिस्टर्ड हुई और मात्र 11 सालों में हम लोगों ने 11 विधायक बनाकर सरकार में हिस्सेदारी लेने का काम किया है। और बड़े भाई के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी NDA है, और जैसा भी आगे वार्तालाप होगा, हम लोग उत्तर प्रदेश में तो चुनाव लड़ ही रहे हैं और अन्य राज्यों में भी, जैसे छत्तीसगढ़ 2028 में होना है, उत्तराखंड में भी होना है, हम लोग सहयोगी दल के रूप में हमारी अहम भूमिका रहेगी। खबर बाजपुर से है, जहां तेलीपुरा नहर के किनारे रास्ते को लेकर विवाद सामने आया है। दरअसल कॉलोनी वासियों का आरोप है कि नहर की पटरी पर रास्ते को लेकर खेत मालिकों से विवाद चल रहा है, कई बार झगड़े की स्थिति बन चुकी है। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि नहर की दूसरी तरफ भी पूरी पटरी या रास्ता नहीं होने से आवागमन में परेशानी हो रही है। साथ ही लोगों ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज के भी आरोप लगाए हैं। उनका यह कहना है कि मामले को लेकर सिंचाई विभाग ने दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया है, जिसके विरोध में दूसरे पक्ष ने तहसील परिसर में धरना दिया। फिलहाल कॉलोनी के लोगों का यह कहना है कि सिंचाई विभाग मौके पर जांच कर नहर की दोनों तरफ की स्थिति को स्पष्ट करे, नियमों के मुताबिक रास्ते की व्यवस्था की जाए। अपने IDM साहब के लिए एप्लीकेशन दी थी। ये जो दूसरी साइड के लोग हैं, आए दिन आके यहाँ उल्टा सीधा बोलना और ये करना वो करना, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। उसी संज्ञान में हमने IDM साहब के लिए एक एप्लीकेशन दी थी कि सर, हमारी अगर कोई भी दीवार या मकान आपकी सिंचाई विभाग की ज़मीन में बना है तो आप उसकी नक्शे द्वारा पैमाइश करवाएं
अगर हमारा कोई दीवालजा मकान बना आता है सिंचाई विभाग की ज़मीन में तो हम उसे तोड़ने के लिए तैयार हैं। और दूसरी साइड में जो ये खेती कर रहे हैं ये लोग, उसकी भी पैमाइश कराई जाए। जहाँ तक सिंचाई विभाग की ज़मीन है उसे खाली कराया जाए। हमारे घर से लाइट भाग जाती है तो हम बाहर बैठ जाते हैं चारपाई बिछा के, तो ये लोग कहते हैं कि पूरा रास्ता घेरे पड़े हैं कि हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने नहीं दे रहे हैं। तो हम जब ट्रॉली लेकर आते हैं तो हम सामान हटा लेते हैं, कुर्सी जैसे भी हैं सब हटा लेते हैं। तो ये कहते हैं हमारा रास्ता घेर के बैठे हैं सब। गाली गलौज करते हैं क्या, या गाली देते हैं कि तुम सारी रास्ता घेर के बैठे हो, क्या हटा तो क्यों नहीं है। हम हटा लेते हैं, पहले रास्ता खाली कर देते हैं। उल्टा सीधा बोलते हैं, यहाँ पे बहुत बदतमीज बोलते हैं। हम बहुत बर्दाश्त करते हैं फिर भी, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। लोग आते हैं हमें परेशान करते हैं, ये ट्राली ट्रैक्टर भी लेके आते हैं तो हम अपनी खाटे भी खड़ी कर लेते हैं। ऐसे बहुत बदतमीजी बोलते हैं कि इधर उठाओ फेंक दूँगी, या ये करते हैं ऐसे बोलते हैं ये लोग आकर यहाँ बहुत हमें परेशान करते हैं। वहीं देहरादून के शक्ति नहर में कार गिरने के मामले को लेकर कार सवार युवक की पहचान हो गई है। हादसे के करीब एक दिन बाद भी ना तो कार का पता चल पाया, ना ही युवक का कोई सुराग मिला। हालांकि नहर में डूबी कार में 25 साल का रजत पुंडीर सवार था, जो कि मूल रूप से जमनीपुर का रहने वाला है। फिलहाल अपने परिवार के साथ डाकपत्थर की न्यू यमुना कॉलोनी में रहता था। बताया जा रहा है कि मंगलवार देर रात जिम से घर लौटते वक्त रजत की कार अनियंत्रित होकर शक्ति नहर में गिर गई। हालांकि हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस, SDRF और गोताखोरों की टीमें मौके पर पहुंची। नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिलहाल रेस्क्यू टीमें नहर में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। पूरा घटना ये ऐसे हुई कि जैसे भाई 9 बजे मैं अपना ऑफिस बंद करके चलने लगी, तो ऐसे ही किसी का फ़ोन आया रास्ते में कि जल्दी आ जाओ और कोई गाड़ी नहर में गिर गई। तुरंत हम वहाँ से आए और मैं अपनी पूरी टीम को लेकर आई, तो देखा इतनी देर में वो गाड़ी 2 नंबर क्रॉस कर गई। उसके बाद रात से हम पूरी छानबीन में लगे रहे। हमारे साथी सब लोग लगे रहे, स्टाफ लगा, पुलिस स्टाफ लगा रहा साथ में। और फिर हम कांटे पे पहुँचे, कांटा डलवाया वहाँ पर हमें कोई ऐसा वो नहीं मिला कि जिससे हम इस काम को मैंने कहा हो सके भाई डली वहाँ या नहीं डली। प्रातः इसको फिर से शुरू किया गया, जो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। इसमें अभी तक तो हमें कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन कंटिन्यू मेहनत की जा रही है। लगता है शाम तक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ये एक किया की कोई गाड़ी है जिसमें डाकपत्थर का लड़का बताया जा रहा है। अभी तक तो ये पहचान बताई गई है। उसके बाद जब बॉडी मिलेगी तब इसकी पूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। ये मोटर बोट मंगाई गई है। अभी पानी रोका गया है तो इस वजह से हमने राफ्ट की जगह मोटर बोट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इक्विपमेंट तो हम पे पर्याप्त है इस हिसाब से। खबर जसपुर से है, जहां पुलिस को बीती 17 अगस्त को सड़क किनारे धान के खेत में अनियंत्रित अवस्था में एक कार में खून से लथपथ हुआ शव मिला। बता दें कि कप्तान अजय गणपति ने अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मृतक की पत्नी ने ही अपने पति की हत्या का षड्यंत्र रचा और बाद में खुद ही 2 किशोरों का नाम लेते हुए उसकी हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही घटना का खुलासा कर दिया है। दोनों किशोरों को और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए तमंचा, खोखे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। प्रतापपुर क्षेत्र से काशीपुर थाने में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया रोड एक्सीडेंट की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। एक स्विफ्ट कार में एक शव का होना पाया गया था। शव की शिनाख्त करने पर उनका नाम संजीव कुमार, जो पुंडेश्वरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिली। लेकिन पंचायतनामा भरते हुए उनके गले पर एक चोट थी, जिससे ये मर्डर होने की संदिग्धता लग रही थी, जिस आधार पे पोस्टमार्टम करवाया गया डॉक्टर के पैनल के द्वारा, जिसमें गनशॉट इंजरी की पुष्टि हुई थी। संदिग्धता के आधार पे तथा जो हमारे पास वैज्ञानिक साक्ष्य थे उसके आधार पे 2 विधि विवादित किशोरों को हमने कल रात को अरेस्ट किया है, जिनके द्वारा अपना जुर्म कबूला है। इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।